ठीक है, उर्दू में हम क्या बोलते हैं इसको, अलग थलग। तो आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो सबसे अलग हो। उसमें क्या अलग बात होगी? अलग बात किस लिहाज से? तो अलग बात इस लिहाज से कि ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना करे। ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि अ सिस्टम, बल्कि अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अ क्लोज्ड सिस्टम इन विच exchange of energy is, बल्कि इसको लिखें which does not allow exchange of energy is called isolated system। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें। तो हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा सिस्टम मौजूद हो जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना होता हो। तो ऐसा कोई सिस्टम है, तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होती है वो होती है थर्मोस। सही है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्मोस। थर्मोस क्या होता है? थर्मोस के अंदर इट डज नॉट अलाउ एक्सटर्नल energy to enter into the thermos, into it, and also it does not allow internal energy to exit। थर्मोस की खासियत ये होती है कि अगर आप उसमें कोई भी गर्म चीज़ रख दें तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, और अगर उसके अंदर कोई ठंडी चीज़ रख दें तो काफ़ी देर तक ठंडी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर थर्मोस जो है वो अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउ एक्सटर्नल एनर्जी टू एंटर इनटू इट, यानी बाहर की एनर्जी को वो अंदर आने नहीं देता है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट अलाउ इंटरनल एनर्जी टू एग्जिस्ट और एग्जिट। इंटरनल एनर्जी को, जो थर्मोस के अंदर अगर आपने कोई गर्म चाय रख दी है या कोई गर्म पानी रखा है, तो उसकी एनर्जी भी बाहर एस्केप नहीं हो पाती, यानी एनर्जी अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो थर्मोस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल हो गई आपके पास? ये हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल हो गई। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा? अभी जो बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ऐसा क्लोज सिस्टम होता है, बंद निज़ाम। सही है, क्लोज सिस्टम होता है जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना हो। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? कि ना तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बाहर जा सके, और ना बाहर की एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हो सके। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, तो
मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं जी। हो गई जी आपकी अटेंडेंस। इसकी एग्जांपल्स में यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जांपल्स में मैंने पहले लिखा है फॉर एग्जांपल थर्मोस। इसमें ठंडा पानी रखें तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सकती, पानी को गर्म नहीं कर सकती, काफ़ी अरसे तक वो ठंडा रहेगा। या अगर आप कोई गर्म चीज़ रख दें, जैसे चाय भर दें, गर्म चाय भर दें, तो वो कई घंटों तक, सुबह की रखी हुई चाय शाम में भी थर्मोस में से गर्म निकल रही होती है। फॉर दूसरी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दूसरी एग्जाम्पल है वाटर कूलर। ठीक है, वाटर कूलर जो है वो सबके घरों में होता है तकरीबन, और वाटर कूलर भी सेम टू सेम यही इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि इट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, वाटर कूलर क्या है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को अलाउ नहीं करती। उसमें आप ठंडा पानी रखते हैं नॉर्मली, तो ठंडा पानी जब है अंदर ठंडा ही रहता है, बाहर चाहे कितनी गर्मी हो पानी उसका काफ़ी अरसे तक ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दी, ये दोनों एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम की हैं, इन्हीं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलाउ नहीं कर रही। लेकिन ये भी याद रखें कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, यानी ये 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होती कोई भी चीज़। सही है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो ही जाती है। थर्मोस में रखी हुई चाय हो सकता है 24 घंटे गुजरने के बाद या 48 आवर्स गुजरने के बाद वो क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। या अगर आपने थर्मोस में ठंडा पानी रखा है तो एक दिन या 2 दिन गुजरने के बाद जो है वाटर कूलर में ठंडा पानी रखा है, तो वाटर कूलर का ठंडा पानी एक दिन गुजरने के बाद या 2 दिन गुजरने के बाद वो गर्म हो ही जाता है। तो एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन क्लोज टू होती है, लेकिन काफ़ी उसके करीब होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक इमेजिनरी सिस्टम है, ऐसा सिस्टम हम दुनिया में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है, ये आप लोगों की समझ में आ गया आई थिंक, सब स्टूडेंट्स के आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है जी? अच्छा, ये टॉपिक जो है एग्जाम के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये डिफाइन करने को आ जाता है पेपर में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करें, डिफाइन करें। तो इसकी दो तरह से पूछा जाता है, लेकिन अब जो आपके पास सिलेबस आया है रिड्यूस होके, उसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी डेरिवेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन अब आपने नहीं करनी, आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, और उसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये अब आपको आना चाहिए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इट में डिफाइन एज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने का तरीका ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर सपोज किया जाता है कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, एक बॉक्स है ये। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, और इसको हमने
नीचे भी लिख लिया, नीचे भी लिख दिया, थोड़ा सा क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट को जो है, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट ए। ठीक है जी। और दूसरा ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट बी। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट ए है, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट बी। ठीक है। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट ए को, इसका इस ऑब्जेक्ट बी जो है, इसको हम, इसके मास को हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो मास है वो कितना है, ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो है m2, m2। ठीक है। और ऑब्जेक्ट, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उसको हम ले लेते हैं u2। ठीक है। अब u2 वेलोसिटी जो है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ u2, और m2 को मैं लिख देता हूँ इस तरह से, अपॉन में सब स्क्रिप्ट कहलाता है, छोटा सा 2 लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी जो है, उसके साथ साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ए को देखें तो उसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मास है ऑब्जेक्ट ए का, इसको मैं लिख रहा हूँ m1। ठीक है, m1। ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी, इसको मैं ले रहा हूँ u1। ठीक है, u1। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए जो है, उसकी वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट बी जो है वो वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट बी का जो मास है, उसको हमने सपोज किया हुआ है वो कितना है, वो m2 है, जबकि ऑब्जेक्ट ए का मास कितना सपोज किया हुआ है, हमने m1 सपोज किया हुआ है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। अभी हमें याद है कि एज वी नो दैट, क्या हमें पता है कि मोमेंटम जो है, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू mv। इसका फार्मूला क्या होता है, mv होता है। तो इसी तरह से मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बराबर होगा पी ए। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू m1 इंटू u1। अब ये u1 जो है, ये छोटा है, इसको सब स्क्रिप्ट में लिख दिया मैंने। m1 कितना है, ये भी स्मॉल में लिख दिया, और ये p जो है, ये a जो है, इसको भी मैंने स्मॉल में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, p इज इक्वल टू m1 u1। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको नाम क्या देंगे, बी का नाम दे देंगे। ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वन की जगह क्या आ जाएगा, वन की जगह टू आ जाएगा। और यू वन की जगह क्या आ जाएगा, यू टू आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गई ये दोनों बातें, कि ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंटम ए कैसे कैलकुलेट किया, ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंटम बी कैसे कैलकुलेट किया। अब अगर हम अगले स्टेप में मैं इसको सम करूं, सही है, क्योंकि टोटल तो आप कभी निकालोगे, डेफिनेशन में कह रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर
अगर हम इस सिस्टम का मोमेंटम निकालें तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? टोटल मोमेंटम किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, यानी पी ए और प्लस कर लेंगे इसको किसके साथ? प्लस मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके? पहले हम ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम ले लेंगे। ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना है? m1u1 कंट्रोल बी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने, उसके बाद इसको प्लस कर लेंगे किसके साथ? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ये आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जब आपस में टकरा जाएंगे, ये जो कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मैं इसको डायग्राम में थोड़ा सा और वाजे कर दूं कि डायग्राम में मूवमेंट किस तरह से हो रही है। ऑब्जेक्ट ए जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट बी की तरफ, ठीक है, इस तरह से। और ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी ऑब्जेक्ट ए की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा? इनका कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो वेलोसिटीज चेंज होके क्या हो जाएंगी? ठीक है, वो मैं यहाँ पर नीचे लिखे दे रहा हूँ। मास तो किसी का चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होके हो जाएगी v। तो जो u1 वाला है वो उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 हो जाएगी, और जो u2 वाला ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी v2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या थी? v1 u1 थी, u1 से चेंज होके कितनी हो गई? वो हो गई, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u1, अब कितनी हो गई? v1 हो गई। पहले ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो थी वो u2 थी, अब कितनी हो गई? v2 हो गई, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर उस लिहाज से उसका मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। तो कैसे उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए यही चीजें दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह लें कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या होगा? m1, यहाँ पे ये क्या हो गया? v हो गया, ठीक है। ये कौन सा मोमेंटम है? ठीक है, ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन किसे कहते हैं? टकराने को कहते हैं, ठीक है। ये जो मोमेंटम था जो हमने पीछे देखा था, ये कौन सा मोमेंटम था? ये था बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा नहीं हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम हम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका ये होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई है यहाँ पे? ये v हो गई है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम, सही, आफ्टर कोलिजन कैसे निकाला जाएगा? दोनों को प्लस कर लें, ये हो जाएगा v1, और इसी तरह से ये वेलोसिटी चेंज हो गई, ये क्या हो जाएगा? v2, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब कोई चीज तब्दील नहीं होती तो वो बराबर होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम इसको लिखें नीचे कि मैथमेटिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज रिटन एज, उसको हम लिखने का तरीका कैसे लिखा जा सकता है
तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन यानी m1u1 प्लस m2u2, इसको ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा किसके, m1v1 प्लस m2v2 के, यानी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने नजर आ रही है, ये फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस फार्मूले, इतना ही आपके कोर्स में शामिल है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है, ये एक्सप्लेनेशन देना डायग्राम बना के, ये जरूरी था, क्योंकि जब तक मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं, आपको सिनेरियो समझ में नहीं आएगा, तो आपको टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा बराबर होता है, और आपको पता है कि जब मोमेंटम चेंज होता है तो उसकी चेंज होने की वजह मास भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता। जिस तरह से आपने देखा होगा कैरम की गोटियां आपस में कितनी दफा टकराएं, या स्नूकर की बॉल्स आपस में कितनी दफा टकराएं, उनकी वेलोसिटीज तो चेंज होती है, लेकिन उनका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मास चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमने कर लिया। अब आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो